Hello, good evening, friends. So, welcome to your own channel Winning Setup. सो फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पर आज मैं लेकर आ रहा हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों, जो है कॉल सेंटर केपीआईज एंड केआरएस। सो दोस्तों, जो लोग जानते हैं कॉल सेंटर में काम करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि वो अपने केपीआईज और केआरए से बिल्कुल अनजान रहते हैं। बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि ये केपीआईज और केआरएस क्या होते हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन में साल 1.5 साल 2 साल काम करते हैं, दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ उनसे पूछा जाता है कि आपके केपीआईज और केआरएस क्या थे। बट उन लोगों को ये पता नहीं होता है। एज अ रिज़ल्ट वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है केपीआईज और केआरएस। बहुत से लोगों को इनका मतलब नहीं पता, इनकी फुल फॉर्म नहीं पता, इनका बाइफरकेशन नहीं पता और इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता। तो दोस्तों, आज मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि केपीआईज और केआरएस क्या होते हैं। दोस्तों, एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव जो एक एंट्री लेवल होता है, उसके लिए केपीआईज और केआरएस बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे वो स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्कूल में उनके केपीआईज और केआरएस क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले केपीआई की फुल फॉर्म। केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब होता है दोस्तों कि वो पैरामीटर्स जिनसे आपकी परफॉर्मेंस गेज की जाती है। आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, आपके पास सब्जेक्ट्स होते थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, ड्राइंग। उन सब के अगेंस्ट आपको मार्क्स मिलते थे कि आपने एग्ज़ाम में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो दोस्तों, उससे गेज होती थी आपकी परफॉर्मेंस। और अब बात आती है केआरएस की। केआरए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया का मतलब होता है कि ये कहीं काउंट नहीं होते हैं, इनकी कहीं गिनती नहीं होती है, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि आपको फॉलो करनी होती है। स्कूल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती थी? आपको स्कूल का जो टाइम है उसी टाइम पर आपको स्कूल में अपनी क्लास में रिपोर्ट करना है। सेम चीज़ दोस्तों कॉल सेंटर में अप्लाई होती है। उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट का पीरियड अटेंड करना है, वहाँ पर ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पर। एक आपकी क्लासरूम का जो डेकोरम होता है, जो डिसिप्लिन होता है, उसे आपको मेंटेन करना होता है। सेम चीज़ आपको कॉल सेंटर में करनी होती है। ब्रेक्स आपको अपने टीचर से पूछ कर जाने हैं। जो ब्रेक का ड्यूरेशन है उसमें आपको वापस आना है। जो आपका लंच ब्रेक का ड्यूरेशन है उसी में आपको अपना लंच फिनिश करना है। जो आपके पीरियड्स का ड्यूरेशन है उसी ड्यूरेशन में आपको उस सब्जेक्ट का पीरियड फिनिश करना है। सेम चीज़ आपकी एप्लीकेबल होती है कॉल सेंटर में। दोस्तों, अगर हम केपीआईज की बात करें कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की, तो एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के जो केपीआईज होते हैं दोस्तों, सबसे पहला उनका केपीआई होता है लॉगिन आवर्स। लॉगिन आवर्स मतलब जब वो ऑफिस में गए, उन्होंने अपने सिस्टम को लॉगिन किया, जिस भी टूल पर वो काम करते हैं, चाहे वो कॉल्स हैंडल करते हैं, चाहे वो चैट हैंडल करते हैं, ईमेल्स हैंडल करते हैं या फिर टिकट्स हैंडल करते हैं, हर सिस्टम पर उन्हें लॉगिन करना होता है। जहाँ पर एक लॉगिन की एक फिक्स ड्यूरेशन होती है जो कि 8 घंटे होती है। 8 घंटे आपको प्योर लॉगिन देना होता है और 9 घंटे आपको सिस्टम पे रेडी रहना होता है। 9 घंटे में से 1 घंटे का आपका ब्रेक यानी कि आपका ऑक्स टाइम होता है। तो आपको 8 घंटे का प्योर लॉगिन वहाँ पे देना होता है। दूसरा केपीआई दोस्तों एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव का होता है क्वालिटी। आप जो भी कॉल लेते हैं या जो भी आप केस हैंडल करते हैं या जो भी आप टिकट हैंडल करते हैं, ईमेल हैंडल करते हैं, चैट हैंडल करते हैं, उसकी क्वालिटी गेज की जाती है। क्वालिटी टीम होती है, उनका एक अपना टारगेट होता है कि वो किस मेथड से आपके कॉल्स की या आपके चैट्स की सैम्पलिंग करते हैं। उस बिहाफ पे आपका क्वालिटी स्कोर गेज किया जाता है और उसके बिहाफ पर ही आपकी परफॉर्मेंस गेज होती है। दोस्तों, जनरली एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव का जो क्वालिटी टारगेट होता है वो 90% होता है। आप उस 90% को अचीव करते हैं तो वेल एंड गुड, आपको कोई भी फीडबैक, कोई भी वार्निंग लेटर या आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं होता है। बट आप अगर उसके बिलो फॉल करते हैं, आपका क्वालिटी स्कोर 90% के नीचे होता है, तो आपको फर्स्ट मंथ में वार्निंग दी जाती है। आप बॉटम क्वार्टाइल में आ जाते हैं। फिर आपके सेशंस किए जाते हैं, इम्प्रूवमेंट के प्लान शेयर किए जाते हैं, उन पे काम किया जाता है, आपको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। सेकंड मंथ में आप इम्प्रूव कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से वही प्रोसेस शुरू होता है। फिर भी उसके बाद भी आप इम्प्रूव नहीं कर देते तो आपको फिर रेफर टू एचआर कर दिया जाता है या बोल दिया जाता है कि आप इस प्रोसेस के लिए फ़िट नहीं हैं। तो दोस्तों, ये था आपका दूसरा पैरामीटर। आपका तीसरा केपीआई होता है प्रेजेंट डेज। दोस्तों, कॉल सेंटर में दो तरह के मॉडल होते हैं। एक होता है आपका एफटी मॉडल, एक होता है आपका पर कॉल मिनट मॉडल। दोस्तों, एफटी मॉडल में लॉगिन आवर से ही आपकी बिलिंग होती है, आपके पैसे बनते हैं। आप वहाँ जाएंगे, काम करेंगे, तभी क्लाइंट से पैसा
आएगा तभी कॉल सेंटर की अर्निंग होगी, तभी आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों मैंडेज आपका एक फिक्स टाइम होता है कि इतने दिन आपको महीने में आना ही आना होता है। आप उतने दिन आते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ओके होती है। आप उससे कम दिन आते हैं, किसी भी इशू की वजह से आप लीव्स लेते हैं, छुट्टियां ले लेते हैं, तो आपके मैंडेज कम हो जाते हैं और जिससे आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। दोस्तों चौथा आपका जो पैरामीटर होता है, आपका केपीआई होता है, वो होता है फैटल परसेंटेज। यानी कि आपने कॉल हैंडल की और वो कॉल आपने किसी कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, या फिर उस कॉल को या उस ईमेल को या उस टिकट को आपने गलत टैग कर दिया, या उस पर आप रूड हो गए, आपने बदतमीजी करी कस्टमर के साथ, तो वो आपका फैटल होता है। आपका एक फैटल परसेंटेज फिक्स होता है कि आप इतने परसेंट तक फैटल ला सकते हैं, उसके बियॉन्ड उसके ऊपर अगर आप फैटल लाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो जाती है। दोस्तों उसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट केपीआई होता है वो होता है एसीएसटी, एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम, या एवरेज केस हैंडलिंग टाइम, या एवरेज चैट हैंडलिंग टाइम। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आपने कितने ड्यूरेशन में उस कॉल को या उस चैट को या उस टिकट को हैंडल किया है, कितना टाइम आपने कंज्यूम किया है उसे रिजोल्व करने के लिए या कस्टमर को रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों आपका छठा केपीआई होता है सी सेट। सी सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट केपीआई होता है। आपने कस्टमर की कॉल को या उसकी चैट को या इसकी ईमेल को हैंडल किया, उसको एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया, उसके बाद आप उसको कॉल के एंड में बोलेंगे या फिर आप ईमेल पर उसको एक टेम्पलेट सेंड करेंगे कि सर अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं या मेरे द्वारा दिए गए रिजोल्यूशन से आप सहमत हैं, तो आप मुझे 1 से 5 के स्केल पे या 1 से 3 के स्केल पर जो भी फिक्स होते हैं आप उन पर मुझे रेट कर सकते हैं, जहाँ पे 1 सबसे लोवेस्ट और 5 सबसे हाईएस्ट है। वो कस्टमर आपको रेटिंग देता है। आपका सी सेट का टारगेट भी 90% से ऊपर होता है दोस्तों, जो कि आपको फॉलो करना होता है। अगर 90% से नीचे आपका सी सेट होता है तो फिर उस पर एनालिसिस किए जाते हैं, रीज़न फाइंड आउट किए जाते हैं कि आपका क्वालिटी स्कोर या आपका सी सेट कम क्यों चल रहा है। फिर आपको सेशंस अरेंज किए जाते हैं, उस पर प्रॉपर काम किया जाता है। तो दोस्तों ये एक बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। इनके अलावा एडिशनल 1 या 2 और केपीआईज आपके हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर मेन केपीआईज की बात करें तो ये 6 केपीआईज आपके मेन होते हैं: लॉगिन आवर्स, क्वालिटी, मैंडेज, फैटल, एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम दैट इज कॉल्ड एसीएसटी, एंड आपका सी सेट। ओके दोस्तों, तो आपके अगर केआरए की बात करते हैं, आपके केआरए होते हैं कि आपको अपनी शिफ्ट टाइमिंग से 15 मिनट पहले ऑफिस में रिपोर्ट करना है, ताकि आप प्री शिफ्ट ब्रीफिंग अटेंड कर सकें, जो इंपॉर्टेंट अपडेट हैं या प्रोसेस में जो चेंजेस हुए हैं वो आपकी क्वालिटी या ट्रेनिंग टीम आपको बता सकें। दूसरा आपका केआरए होता है कि आपके जो भी टारगेट्स हैं आप उनको अचीव कीजिए, उन पे काम कीजिए, अपनी टीम से कनेक्ट रहिए, अपने टीएल से कनेक्ट रहिए, ताकि वो आपको आपकी परफॉर्मेंस बता सकें। तीसरा आपका केआरए होता है कि आपको अगर कहीं भी इशू आ रहा है, आप कॉल को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, केस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, रिजोल्यूशन आपके पास नहीं है, तो अपने टीम लीडर से, अपने क्वालिटी टीम एनालिस्ट से या अपने ट्रेनर से कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे हेल्प मांगेंगे। और कुछ ऐसा कंसर्न आता है जो आपकी एसओपी में नहीं है या बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, तो आप उसको अपने टीएल के थ्रू क्लाइंट को एस्केलेट करेंगे, ताकि उस पे आपको प्रॉपर अपडेट मिल सके, ताकि आपको अगली कॉल हैंडल करने में कोई इशू ना हो। दोस्तों उसके बाद आपका जो केआरए आता है वो आता है कि आपको जो आपके वीकली डेली क्वालिटी के सेशंस होते हैं या ब्रीफिंग्स होती हैं, वो सब आपको अटेंड करनी है, ताकि आप प्रोडक्ट से अप टू डेट रहें, आपको कोई भी कॉल हैंडल करने में इशू ना आए। दोस्तों उसके बाद आपका केआरए आता है कि आपको कंपनी की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर प्रोसेस की अगर कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं या गाइडलाइंस हैं, आपको उन्हें फॉलो करना है, आपको उन्हें मानना है। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर आपको वहाँ पर क्रिएट करके रखना है, ताकि आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना हो। दोस्तों उसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट केआरए आता है कि आपका कोई भी इशू है जो भी आपको गाइड किया गया है या बताया गया है या आपकी एसओपी में मेंशन है, आपको वो प्रॉपर फॉलो करना है। अगर वहाँ पर लिखा गया है कि ये कंसर्न आने पे आपको अपने टीएल को इन्फॉर्म करना है या क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है, तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ता है, ताकि फर्दर अगर कोई एस्केलेशन बन रही हो तो आप उसको रोक सकें। तो दोस्तों ये थे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के केपीआईज और केआरएस। उसके बाद बात करते हैं टीम लीडर की। दोस्तों टीम लीडर के केपीआईज और एक एग्जीक्यूटिव के केपीआईज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव के केपीआई होता है लॉगिन आवर्स, जबकि टीम लीडर का केपीआई होता है उसकी पूरी टीम के लॉगिन आवर्स। एक एग्जीक्यूटिव का केपीआई होता है क्वालिटी, जबकि एक टीम लीडर का केपीआई होता है उसकी पूरी टीम की क्वालिटी। दोस्तों एक एग्जीक्यूटिव का केपीआई होता है उसका मैंडेज,
लेकिन एक टीम लीडर का केपीआई होता है श्रिंकेज, क्योंकि वो पूरी टीम की श्रिंकेज होती है। दोस्तों इन केपीआईज के बारे में अगली वीडियो में हम अच्छे से इनको बाइफरकेट करके आप लोगों को समझाएंगे, आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं सिर्फ केपीआई और केआरए की। तो एक टीम लीडर का एक अगला केपीआई होता है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब होता है कि उसकी टीम के कितने लोग उस महीने में जॉब छोड़कर या ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले गए। उसके बाद एक टीम लीडर का इम्पोर्टेंट केपीआई होता है उसकी पूरी टीम की एवरेज एसीएसटी, कि उसकी पूरी टीम की एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम क्या चल रहा है। दोस्तों टीम लीडर का अगला केपीआई होता है उसकी पूरी टीम का ओवरऑल सी सेट, कि उसकी पूरी टीम का सी सेट क्या चल रहा है। दोस्तों अगर टीम लीडर के केआरए की बात करें तो टीम लीडर के भी सेम केआरए होते हैं, कि उनको भी 15 मिनट पहले आना होता है ताकि वो अपनी टीम को इम्पोर्टेंट अपडेट दे सकें, उनकी ब्रीफिंग कंडक्ट कर सकें। उन्हें भी प्रॉपर एसओपी एडेरेंस करानी है अपनी टीम से, कि कोई उनकी टीम कोई भी कॉल टिकट या ईमेल हैंडल कर रही है तो वो प्रॉपर एसओपी के थ्रू करें। आउट ऑफ द एसओपी कोई भी रिजोल्यूशन कस्टमर को प्रोवाइड ना करें, वो फैटल हो सकता है या हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए। उनको, आपके टीम लीडर को भी आपकी तरह ही वीकली डेली क्वालिटी के सेशंस, ब्रीफिंग सेशंस अटेंड करने होते हैं। आप लोगों को उनको इंश्योर करना होता है कि आप लोग वो सेशन अटेंड करें। उनके भी केपीआईज होते हैं कि उन्हें कंपनी की पॉलिसी, प्रोसेस की पॉलिसी, एचआर की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। दोस्तों टीम लीडर के केपीआईज होते हैं कि उन्हें अपनी टीम की एटलीस्ट दिन की 5 कॉल ऑडिट करनी होती हैं, अपनी टीम को फीडबैक शेयर करना होता है। एक टीम लीडर को इंश्योर करना होता है कि उसकी टीम प्रॉपर क्वालिटी के फीडबैक ले रही है, उनकी क्वालिटी अच्छी चल रही है। नहीं चल रही है तो उनके लिए सेशन अरेंज करना भी एक टीम लीडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीम लीडर को फ्लोर वॉक करना होता है, ब्रेक मैनेज करने होते हैं, आरटीएम मैनेज करना होता है, रियल टाइम पे क्लाइंट्स को अपडेट शेयर करने होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट को अपडेट शेयर करने पड़ते हैं। जो भी उनके डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं उन से रिलेटेड उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है वो सब एक टीम लीडर को अपडेट देना होता है अपने असिस्टेंट मैनेजर को, मैनेजर्स को, और फर्दर हायरार्की में जो भी लोग उनके एडिड हैं प्लस क्लाइंट को। और आपके टीम लीडर को एक सबसे इम्पोर्टेंट एक टीम लीडर का केआरए होता है कि उन्हें अपनी टीम से 1-on-1 सेशन करना चाहिए। दोस्तों अगर टीम लीडर अपनी टीम से 1-on-1 सेशन नहीं करता है तो उसे नहीं पता चलेगा कि उसकी टीम में कहाँ डी सेट है, कहाँ उसकी टीम लैग कर रही है, उसकी टीम में कोई डी सेट है या उसकी टीम परेशान है, उसकी टीम का कोई इशू है। दोस्तों अगर टीम लीडर रेगुलर बेस पे अपनी टीम से 1-on-1 सेशन करेगा, एटलीस्ट 15 दिन में एक बार उसे अपनी पूरी टीम से 1-on-1 सेशन करने चाहिए। उससे उनका श्रिंकेज कंट्रोल रहेगा, एट्रिशन कंट्रोल रहेगा, उनकी परफॉर्मेंस अप टू डेट रहेगी, वो अपने किसी भी केपीआई में लैग नहीं करेंगे। तो ये थे दोस्तों टीम लीडर के केपीआई और केआरएस। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एक असिस्टेंट मैनेजर के केपीआईज और केआरएस पर। दोस्तों एक असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर के जो केपीआईज होते हैं वो आते हैं सर्विस लेवल, उसके पूरे स्पैन की एसीएसटी, उसके पूरे स्पैन के क्वालिटी स्कोर्स, पूरे स्पैन का एट्रिशन, पूरे स्पैन की शिंकेज और पूरे स्पैन का सी सेट। ये होते हैं एक असिस्टेंट मैनेजर के केपीआईस। और अगर असिस्टेंट मैनेजर के केआरएस की हम लोग बात करते हैं तो उनका पहला जो केआरए होता है वो होता है ही शुड वर्क टुवर्ड्स मीटिंग एंड एक्सीडिंग द टारगेट्स प्रोवाइडेड एज पर द परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड पैरामीटर्स। जो एक प्रोसेस के निर्धारित टारगेट्स हैं वो उन्हें अचीव कराने हैं अपनी टीम से, वो टीम लीडर से बात करें, अपने एजेंट से बात करें, बट उन्हें प्रोसेस के जो भी टारगेट्स फिक्स्ड हैं, जो भी टारगेट्स कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है वो सब उन्हें अचीव कराने हैं। वो एक असिस्टेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असिस्टेंट मैनेजर को अपनी कंपनी की, अपने प्रोसेस की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो फ्लोर नॉर्म्स हैं, फ्लोर डिसिप्लिन है, फ्लोर डेकोरम है, वो सब मेंटेन करना एक असिस्टेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। असिस्टेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे नेक्स्ट डे के लिए प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग करनी है। उसे देखना है कि मुझे कितने लोग चाहिए अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए, कितने मेरे लोग कल के लिए रोस्टेड हैं, कितने लोग अनप्लैन्ड हो सकते हैं, वो सब प्लान करना एक असिस्टेंट मैनेजर का काम होता है। असिस्टेंट मैनेजर को टाइम टू टाइम अपनी टीम के साथ एक स्किप लेवल मीटिंग रखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि उनकी टीम में कोई ऐसा डी सेट है, कोई इशू है जो उन तक नहीं पहुंच पा रहा हो या टीम लीडर उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। स्किप लेवल मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है असिस्टेंट मैनेजर एंड अबव के लिए। दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर को इंटरनल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके आप
अपने एग्जीक्यूटिव्स के, अपने टीम लीडर्स के इशू रिजॉल्व कराने होते हैं, जैसे कोई सिस्टम इशू है या कोई सैलरी इशू है, एचआर, अकाउंट्स, एडमिन से रिलेटेड कोई भी इशू है, वो उनको इंटरनल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके रिजॉल्व कराने होते हैं। ये सब एक असिस्टेंट मैनेजर के केआरएज में आता है। असिस्टेंट मैनेजर को आरटीएम देखना है, रियल टाइम पे हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कितने लोग हमारे लॉगिन हैं, हमारे पैरामीटर्स कितने मैट हुए हैं, कितने मैट नहीं हुए हैं, हमारे टारगेट्स कितने मैट हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो सब काम करना एक असिस्टेंट मैनेजर का काम होता है। उसके अलावा दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट और एक लास्ट केआरए होता है असिस्टेंट मैनेजर का, कि उन्हें अपने टीम लीड्स के साथ वीकली रिव्यू करने होते हैं, जिससे उन्हें पता रहे कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, उनका कौन सा टीम लीडर लैग कर रहा है और कौन सा टीम लीडर अबव एक्सपेक्टेशन है। इससे उन्हें पता रहेगा कि उनकी टीम में उन्हें कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कहाँ सेशंस अरेंज करने हैं, या कौन सा उनका टीम लीडर परफॉर्म नहीं कर रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक मैनेजर के केआरए और मैनेजर के केपीआईज पर। लास्ट में एक मैनेजर के जो केपीआईज होते हैं वो ऑलमोस्ट एक असिस्टेंट मैनेजर के जैसे ही होते हैं। जैसे मैनेजर्स का केपीआई होता है, उन्हें सर्विस लेवल ट्रैक करना है, रिपीट परसेंटेज ट्रैक करना है, क्वालिटी स्कोर्स ट्रैक करने हैं अपने पूरे प्रोसेस के, कॉल अबेंडन ट्रैक करना है, एट्रिशन ट्रैक करना है, शिंक के ट्रैक करना है, फैटल ट्रैक करना है। ये सब एक मैनेजर के केपीआईज होते हैं। और अगर मैनेजर के हम केआरएस की बात करें, अपने टीम की परफॉर्मेंस रिव्यू करना, उनके अप्रेजल्स का ध्यान रखना, ये सब मैनेजर के केआरए में आते हैं। उन्हें अपने असिस्टेंट मैनेजर को कोच करना है, उनका मेंटर बनना है, ताकि वो आगे ग्रूम हो सकें और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकें, ताकि मैनेजर अपना नेक्स्ट लेवल देखे, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर की जगह आए, टीम लीडर एएम की जगह आए। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मैनेजर की। वो अपनी टीम को ग्रूम करे, इतना एफिशिएंट बनाए कि वो अपने नेक्स्ट लेवल के लिए अप्लाई कर सके। उसके बाद दोस्तों मैनेजर का इंपॉर्टेंट केपीआई आता है, मंथली मैन पावर प्लानिंग। उन्हें डब्ल्यूएफएम टीम से कोऑर्डिनेट करना है, अपने क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना है, उनसे फोरकास्ट लेना है, उस फोरकास्ट के बिहाफ पे प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि उनको नेक्स्ट मंथ के लिए कितने लोग चाहिए। उन्हें एचआर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना है अपने नेक्स्ट मंथ की हायरिंग के लिए, एडमिन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना होता है अपने सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट के लिए। ये सब काम एक मैनेजर का होता है। उसके अलावा मैनेजर्स को रिव्यू करना होता है कि क्या हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल केपीआईज हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन शेयर करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, अपनी टीम को कोच करना पड़ता है। दोस्तों अपनी टीम को गाइड करना पड़ता है कि हम यहाँ लैग कर रहे हैं, हमें इस पैरामीटर पर काम करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने टारगेट मीट कर सकें। इन द एंड, एट द एंड ऑफ द मंथ हम पेनल्टी से बच सकें। उसके अलावा दोस्तों मैनेजर का केआरए होता है कि उन्हें मंथली या वीकली या बाय मंथली रिव्यूज़ के लिए पीपीटीज बनानी है, प्रेजेंटेशन बनाने हैं, डाटा कोलेक्ट करना है। रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉल सेंटर के पर्सपेक्टिव से। इंटरनल एक एएम को रिव्यूज़ करना चाहिए, अपने टीएल्स के मैनेजर को रिव्यू करना चाहिए, अपने एएम्स के सीनियर मैनेजर को रिव्यू करना चाहिए अपने मैनेजर से। उससे हमें पता रहता है दोस्तों कि हम परफॉर्मेंस में कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है, कौन से पैरामीटर हमारे मीट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, कौन सा टीएल हमारा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। मैनेजर के केआरए में भी आता है कि उसे अपनी टीम के साथ स्किप लेवल मीटिंग करना चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि उसकी टीम में कोई डीसेट तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप लोग को कहीं इशू आ रहा है या आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए और जानकारी लेकर आऊँगा ताकि आप कॉल सेंटर से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकें और आपको कॉल सेंटर में काम करने में या इंटरव्यू हैंडल करने में कोई भी इशू ना आए।